हेलो एवरीवन। आज मैं यश पटवा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपसे मिलने आ गया हूँ। ये लेक्चर पदार्थ विज्ञान का ना होते हुए ह्यूमन एनाटॉमी का है। अब एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने बहुतों के नाक में दम कर रखा है, क्योंकि बहुतों को ये समझ में नहीं आता, बहुतों को याद नहीं रहता। पर हमारे क्लास के कुछ बच्चों को तो ये एकदम फिंगर टिप्स पे है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों करता है? कुछ मतलब इसका कुछ स्पेशल डिमांड है क्या? तो यस, इसका एक स्पेशल डिमांड है कि इसकी अपनी एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही हम इस लैंग्वेज पे कमांड बनाते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड बन जाता है और फिर हमें ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। तो आज हम एनाटॉमी की इस लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। मेरा इस पूरे वीडियो लेक्चर के या पूरे सीरीज़ के बीच में प्लान ये है कि हम एक एक करके पूरे शरीर को समझें, जिससे हमारा एनाटॉमी स्ट्रॉन्ग हो और ये एक टूर की तरह जाए, जिसमें हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कवर करें। तो चलिए एनाटॉमी के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो वैसे ये एनाटॉमी जो ये साइंस है, इसमें जो एनाटॉमी है इसका मीनिंग क्या होता है? क्योंकि हर साइंस के वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कटिंग अप, यानी कि काटना, ह्यूमन बॉडी को काटना यानी ह्यूमन एनाटॉमी। तो ये डाइसेक्शन जैसा ही साउंड करता है ना? हाँ, बेशक ये डाइसेक्शन जैसा साउंड करता है और एनाटॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है डाइसेक्शन। पर आज एनाटॉमी का डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है। इसके अलावा एनाटॉमी के इतने ब्रांचेस आ गए हैं कि ये छोटा सा डेफिनेशन दैट इज़ टू कटिंग अप इसको सूट नहीं करता। तो एनाटॉमी के क्या ब्रांचेस हैं, हम इस साइंस को पढ़ के कहाँ तक के अपने नॉलेज को एक्सपांड कर सकते हैं, इसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं। और एक बात, एनाटॉमी शब्द वैसे ग्रीक का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस साइंस में बहुत से ग्रीक और लैटिन के वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो इसका एक रीज़न ये था कि उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने इस साइंस को अपने तरीके से डेवलप किया। तो जैसे ही हम आयुर्वेद में संस्कृत में अपनी कमांड हासिल करके हम समझने लगते हैं, वैसे एनाटॉमी में ग्रीक के कुछ वर्ड्स के साथ थोड़ा फ्रेंडली होके हमें एनाटॉमी भी समझ में आती है। तो अब मैं बात करने जा रहा था कि एनाटॉमी के कौन से ब्रांचेज़ हैं। तो सबसे पहले, तो जैसे कि एनाटॉमी शुरू हो रहा था, तो मैं जब आपको ब्रांचेस बता रहा हूँ तो टाइम स्पैन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे एनाटॉमी शुरू हो रहा था, तो सबसे पहले ये उस समय की बात है जब काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे, तो सैनिकों के शव रहते थे। तो इंसान आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना चाहता था कि बॉडी के अंदर क्या है, तो उन डेड बॉडीज़ के ऊपर स्टडी की गई। तो उस एनाटॉमी को कह दिया गया कैडावरिक एनाटॉमी। जो हमारे कैडावर यानी डेड बॉडी पे स्टडी की गई, हमें अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग सिस्टम के बारे में जानकारी मिली। तो यहाँ पे लोगों का 2 अप्रोच बढ़ गया। एक, वो लोग थे जो एनाटॉमी को एक एक रीजन के हिसाब से स्टडी करने लग गए। जैसे कि किसी ने हाथ पढ़ा, किसी ने पैर पढ़ लिया, तो किसी ने स्टमक पढ़ा, तो किसी ने थोरैक्स पढ़ा, किसी ने हेड एंड नेक पढ़ा। तो उस पार्ट को मतलब एक रीजन को स्टडी किया, तो इसका नाम बन गया रीजनल एनाटॉमी। पर कुछ लोग थे जो कहते थे कि इस रीजन स्पेसिफाइड स्टडी से अच्छा कि हम एक एक सिस्टम को पढ़ लें। जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम, जैसे मसल्स के लिए हम मायोलॉजी पढ़ते हैं, फिर बोन्स के लिए ऑस्टियोलॉजी पढ़ते हैं, यूरोजेनाइटल सिस्टम हो गया। तो ऐसे सिस्टम्स को पढ़ना और समझने की शुरुआत हो गई। फिर धीरे धीरे करके हमने सोचा कि अगर ये डेड बॉडीज़ में ऐसी स्ट्रक्चर्स है, तो लिविंग बॉडी को भी तो स्टडी कर सकते हैं। अब बेशक सी बात है, लिविंग बॉडी को आप काट तो नहीं सकते। तो यहाँ पे हमने एनाटॉमी में लिविंग बॉडी पे स्टडी करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और स्पेशल तरीके बनाए। जैसे कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, यानी उसे देख के समझ सकते हो कि अच्छा ये ऑर्गन यहाँ होगा, ये ऑर्गन ऐसा है। पाल्पेशन हाथ लगा के कर सकते हो। ऑस्कल्टेशन, जिसमें आप बॉडी से निकलने वाली अलग अलग साउंड्स के ऊपर स्टडी कर सकते हो। एंडोस्कोपी, जिसमें आप बॉडी के अंदर कैमरा, एक लिविंग बॉडी के अंदर कैमरा डाल के उसकी फिजियोलॉजी को समझ सकते हो। फिर रेडियोग्राफीज अलग अलग निकल गई, एक्स-रे, सीटी स्कैन एंड ऑल, और ये सब हमें लिविंग बॉडी में स्टडी के लिए मदद करने लगी। फिर बात आती है कि अब हमने लिविंग बॉडी भी स्टडी कर लिया, अब क्या पढ़े? तो फिर अब हमारा इंटरेस्ट था उन छोटे छोटे बच्चों में, यानी उन एम्ब्रियो कि उनकी बॉडी कैसे बनी है, उनकी बॉडी हमसे कैसे अलग है, और इंसान इंसान ही कैसे बना। तो इन सवालों का जवाब ने एक नए फील्ड को इमर्ज कर दिया, जो था एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी ने प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस के ऊपर स्टडी किया, और प्रीनेटल चेंजेस के ऊपर स्टडी करने के बाद हमें इसका ज्ञान दिया कि हमारा शरीर हमारा शरीर बना कैसे। फिर इसके बाद में जब हमने ये सब भी स्टडी कर लिया,
तो हमने देखा कि उस समय माइक्रोस्कोप और लेंस एंड ऑल का डेवलपमेंट हो गया था, न्यूटन का समय था। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि क्यों ना इन अलग अलग पार्ट्स को भी माइक्रोस्कोप में डाल के देखा जाए, तो क्या सब स्ट्रक्चर एक जैसे दिखेंगे या अलग। तो हमने देखा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरह के सेल और स्ट्रक्चर थे। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए एक नए ब्रांच ने जन्म ले लिया, जो था हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली टिश्यूज़ से डील करने लगा, पर आगे जाके टिश्यूज, सेल, फिर उसके अंदर कैंसर एंड ऑल जितने भी उसके सर्जिकल पार्ट्स हैं उनसे डील करना शुरू कर चुका था। फिर एक बात हुई कि यार ये सब तो अब हम बहुत ज़्यादा मशीन डिपेंडेंट हो गए, तो क्या हम थोड़ी इंडिपेंडेंसी ला सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि बिना मशीन्स के हम कौन से पार्ट्स को कैसे लोकेट कर पाएंगे एक लिविंग बॉडी के अंदर। तो उस समय टोपोग्राफिक एनाटॉमी ने जन्म ले लिया, जो था सरफेस एनाटॉमी। इस एनाटॉमी में हम स्किन और स्किन से रिलेटेड पार्ट्स को छू के उसमें अलग अलग एक्सिस, एंगल्स और मैथ्स के इस्तेमाल से हम बॉडी पार्ट्स को स्टडी करने लगे। फिर उसके बाद में हम फिर भी इंसान की क्यूरियोसिटी कहाँ ख़त्म होती है। तो हमने सोचा कि लिविंग बॉडी में हम एक लिमिट तक ही स्टडी कर पा रहे हैं, हम डेप्थ के अंडर स्ट्रक्चर्स को नहीं देख पा रहे। तो वहाँ पे हमारे जो एक्सरे के इन्वेंटर्स थे उन्होंने एक्सरे बना लिया। तो फिर वहाँ पे एक नई ब्रांच ने जन्म ले लिया, जो है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, जिससे हम रेडियोग्राफ्स की मदद से, एक्सरेज की मदद से हम अंदर के इंटरनल पार्ट को स्टडी करने लगे। अब ऐसे धीरे धीरे करके एनाटॉमी अपने ब्रांचेस सेपरेट कर रही थी। पूरे दुनिया में हर जगह पे एनाटॉमी अलग अलग तरीके से स्टडी कर दी गई थी। पर इस एनाटॉमी का कुछ फ़ायदा भी हो रहा था क्या? बिल्कुल हो रहा था। जैसे जैसे मेडिकल प्रोफेशन आगे बढ़ रहा था, तो हम इस एनाटॉमी के नॉलेज से पेशेंट्स को जल्दी क्योर करने लग गए थे। तो जब हमने इसको इस तरीके से अप्रोच करना शुरू किया, मतलब साइंटिस्ट के साथ अब डॉक्टर्स भी जब इसमें भिड़ गए, तो ये बना अप्लाइड एनाटॉमी, या फिर जिसे क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं, जिसमें आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल मेडिकल पर्पस के लिए करिए। और फिर इसके बाद में अभी लेटेस्ट में दो एनाटॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। एक है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, जो हमें बॉडी के पार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना और उनसे डील करना सिखाती है। और सेकंड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हमें जो हमारे जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, इससे डील करना सिखाती है। अब इस तरीके से हमने देख लिया कि एनाटॉमी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ ब्रांचेस में सेपरेट हो चुकी है। तो अब इतना सारा ज्ञान था हमारे पास, तो बुक्स तो डेफ़िनेटली लिखनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट जनरेशन को उसका फ़ायदा हो सके। तो अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग बुक्स लिखी। फिर एनाटॉमी की सोसाइटी बन गई, जिन्होंने जिसकी मीटिंग बेसिल में बनी थी, एक शहर है वहाँ पे। तो एनाटॉमिकल सोसाइटी बनी थी, तो वहाँ पे डिसाइड किया कि कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं कि इस तरीके से अब एनाटॉमी पढ़नी है। तो इनमें से कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ, जो आपको जिससे समझ में आएगा कि एनाटॉमी की मुश्किल स्टडी को आसान करने के लिए हमारे साइंटिस्ट भाइयों ने किस तरीके से हमारी मदद की है। तो सबसे पहला रूल था दैट ईच पार्ट शैल हैव ओनली वन नेम। तो यानी एनाटॉमी में एक पार्ट का सिर्फ एक ही नाम होगा। ये एक नियम बना दिया गया ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो, कि अगर मान लो कि मैंने इस पार्ट का कुछ नाम रखा और बाद में कोई और साइंटिस्ट ने कुछ और नाम रखा, और मैं जाके अब उसकी बुक पढ़ रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ईच टर्म शैल बी इन लैटिन। अब ये रूल को फॉलो किया जाता है। अगर आप देखते हो कि आज जो मॉडर्न के नेम्स यूज़ किए जाते हैं उसमें लैटिनाइज वर्ड हैं, पर आप कहोगे इसमें तो बहुत इंग्लिश वर्ड्स भी हैं। तो बेशक है, पर पहले उनका लैटिन नाम भी रखा गया है। उसके बाद उसको हम यहाँ पे इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेट करना तो एक आसान काम है, पर उसका लैटिन नाम होगा ही। फिर इसके बाद में आता है ईच टर्म शैल बी एक्सप्लेन एज शॉर्ट एंड एज सिंपल एज पॉसिबल। तो किसी भी टर्म को समझाना बहुत आसान तरीके से होना चाहिए, ये एनाटॉमी का एक रूल है। तो आप देख सकते हो ये साइंस हमारे लिए कितना फ्रेंडली बना के गए थे। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि द टर्म शैल बी सिमिलर शुड बी गिवन सिमिलर नेम। जैसे कि अगर आप फीमर पढ़ रहे हो, तो फीमर के पास जो आर्टरीज जा रही है, तो उसका सिमिलर नेम होना चाहिए। जैसे कि फीमर के पास की आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। फिर इसके बाद में फीमोरल वेन, फिर फीमोरल नर्व, एक्सेट्रा। फिर इसके बाद में कहते हैं कि द एडजेक्टिव शैल बी अरेंज एज अपोजिट। यानी अपोजिट एडजेक्टिव्स के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हो, जैसे मेजर, माइनर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से
उसमें बहुत सारे रूल्स बना दिए गए ताकि एनाटॉमी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को आसानी से समझा जा सके। तो अब हमने मोटे मोटे तौर पे अपने टाइम स्पेन में जाके देख लिया कि अच्छा एनाटॉमी ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है, पर मैं तो अभी 21st सेंचुरी में हूँ ना, तो मैं कैसे एनाटॉमी को डील करूँ। तो सबसे पहले ये जो इंसानी शरीर है इसको समझने के लिए सबसे पहले उसे एक सही जगह या सही पोजीशन में खड़ा रहना या बिठाना पड़ेगा, जिससे मैं उस पर स्टडी कर सकूँ। तो उस पोजीशन को हमने कुछ स्टैंडर्डाइज पोजीशंस बना लिए, जिसमें से आप जो अभी देख रहे हैं वो है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन एनाटॉमिकल दृष्टिकोण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोजीशन में हमें सबसे पहले पेशेंट को सीधा खड़ा रखना है। उसके बाद में उसकी जो आइज़ है वो सामने की तरफ होनी चाहिए। उसके जो दोनों हाथ हैं वो आप देख सकते हो कि वो साइड में होने चाहिए, और जो उसका पाम है यानी हाथ की हथेली वो फॉरवर्ड प्लेस्ड होनी चाहिए। और इस पोजीशन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। इसके बाद में जो बाकी पोजीशंस है वो है सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन। तो अब क्या है ये सुपाइन और क्या है ये प्रोन पोजीशन, ये देखते हैं। तो हमने जो एनाटॉमिकल पोजीशन देखा था, इसमें अगर पेशेंट को लेटा दे तो वो बन जाती है सुपाइन पोजीशन, और उसको अगर पीठ के बल लेटा दे, पेट के बल लेटा दे, तो वो बन जाती है हमारी प्रोन पोजीशन। तो ये डिफरेंस है, आप इमेज में इसको देख पा रहे होंगे। देन इसके बाद में आता है लिथोटोमी पोजीशन। तो इस पोजीशन में हम स्ट्रैप्स की मदद से पेशेंट के लेग को ऊपर कर लेते हैं। ये हमें काफ़ी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। स्ट्रैप्स अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है ये स्ट्रैप्स है जिसके मदद से हम पेशेंट के लेग को ऊपर कर रहे हैं। अब इसके अलावा भी एक पोजीशन है जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल पोजीशन। तो ये क्या है फंडामेंटल पोजीशन? इसमें बेसिकली हाथ का डिफरेंस है। जहाँ पे हम हाथ साइड में कर रहे थे और पाम को हमने फॉरवर्ड प्लेस किया था, तो यहाँ पे भी हैंड जो होंगे साइड में होंगे, बट जो पाम होगा वो हमारे थाइस के ऊपर प्लेस होगा। इसे कहते हैं फंडामेंटल पोजीशन। अब इसके बाद में अब हमने पेशेंट को किसी एक पोजीशन में खड़ा कर दिया, बैठा दिया, लेटा दिया। अब क्या करें? तो अब समझने के ईज़ के लिए कि एक पार्ट को समझना है, एक पर्टिकुलर ज़ोन को समझना है, हमने बॉडी को प्लेन्स में डिवाइड कर दिया। तो कितने प्लेन्स हमको पता है? पहले तो हम सब ये जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बायलैटरली सिमेट्रिकल होने का मतलब कि अगर आप बीच में से काटो तो बराबर में कट जाएगा बाहर से। तो यहाँ पे वो जो बीच की लाइन है इसे हम मिड सजाइटल लाइन बोलते हैं। तो ये मिड सजाइटल लाइन से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब मिड सजाइटल लाइन से उससे एक परपेंडिकुलर हम अगर एक ये ड्रॉ कर ले प्लेन, तो उसे हम बोलेंगे कोरोनल प्लेन। अब मैंने कोरोनल प्लेन कैसे याद रखा? कि वो कान के आर पार जाती है, कोरोनल कान याद रहता है। फिर इसके बाद में इन दोनों से जो परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल में होगा वो होगा ट्रांसवर्स प्लेन। अब इसके बाद में ह्यूमन बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? तो जहाँ पे ये तीनों प्लेन आके इंटरसेक्ट कर दे वो होगी हमारी ह्यूमन बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर ये जो सेंटर और इसके बाद में अगर कोई जो ट्रांसवर्स प्लेन है वो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, मतलब ये ट्रांसवर्स प्लेन तो ऊपर नीचे जा सकता है ना, तो उस प्लेन को बोलेंगे हम कार्डिनल प्लेन। और एक ऑब्लिक प्लेन होता है जो हम ऑब्लिकली लेते हैं यानी तिरछे दिशा में। अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो एक मिनट, अगर मैं मान लो एक ऐसा प्लेन बना लूँ जो ऐसा पर्टिकुलर एक सेक्शन ले, तो ये हमारा ऑब्लिक प्लेन हो जाएगा। अब हमने इस तरीके से बॉडी के प्लेन्स और उसके साथ में हमने बॉडी के पोजीशंस और एनाटॉमी की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में अच्छे से जान लिया है। पर अब इसके बाद में एनाटॉमी की भाषा जिसके बारे में बता रहा था, तो भाषा के ABCD तो सीखनी पड़ेगी ना। तो इसकी ABCD की अब बात करते हैं। ये बहुत ही बेसिक टर्म्स होने वाले हैं, तो अगर आपको ये आता है तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है वेंट्रल या एंटीरियर। तो ये क्या है? तो मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, आपके फ्रेंड ने आपको देख लिया, आपने अपने फ्रेंड को देख लिया। तो जो पोजीशन है आपके फ्रेंड का जिसमें वो आपको देख रहा है वो होगा उसका वेंट्रल साइड या फिर वेंट्रली, और उसी को एंटीरियर भी कहते हैं। और उसके बाद में
आपने उससे बातचीत करने के बाद उसे बाय बोल के चले गए, तो अब जब वो जा रहा है तो आप उसकी पीठ देख रहे हो, तो बेसिकली द पॉइंट जहाँ पे आप उसका बैक सरफेस ऑफ बॉडी देख रहे हो वो बनेगा पोस्टीरियर डॉर्सल। तो अब आप याद रखिए, एंटीरियर या वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, और पोस्टीरियर या डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ। फिर इसके बाद में आ जाता है कि मीडियल और लैटरल क्या है। तो अब अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊं, तो सपोज दिस इज़ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों में से जो पॉइंट, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, तो दोनों में इस मिड लाइन ऑफ बॉडी से पॉइंट ए जो रहेगा वो क्लोज रहेगा, और जो बी है वो पॉइंट मिड लाइन ऑफ बॉडी से दूर है। तो मैं बोलूँगा पॉइंट ए इज़ मीडियल। अब यहाँ पे कैसे बोला है मैंने, विद कंपैरिजन ऑफ दिस मीडियल प्लेन, और जो पॉइंट बी है वो लैटरल रहेगा, यानी बॉडी से दूर की तरफ रहेगा। पर अगर इसके बीच में मैं एक और पॉइंट बना दूँ ए और इस मिड लाइन के, तो ए भी लैटरल हो जाएगा। तो ये कंपैरेटिव है। इसके बाद में आ जाता है कि प्रॉक्सिमल, क्रेनियल और सुपीरियर, ये तीनों एक ही, इन तीनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल क्रेनियल और सुपीरियर का जो मतलब होता है, मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये मान लो ये एक पॉइंट है, ये हो गया ऊपर का सरफेस और ये हो गया नीचे। तो जो ऊपर होता है उसे हम सुपीरियर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसे हम इन्फीरियर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक बॉक्स बना दूँ, तो ये उसका सुपीरियर और ये उसका इन्फीरियर। और उसके बाद में अब अगर मान लो इस बॉक्स के ऊपर मैंने एक कपड़ा चढ़ा दिया। अब इस कपड़े के अंदर दूसरा कलर ले लेते हैं, मैंने कुछ सामान डाल दिया येलो कलर का, और इस कपड़े के बहुत, और इस बॉक्स के अंदर, मतलब अभी कपड़े के अंदर नहीं, इस बॉक्स के अंदर, उप्स ये चला गया। तो अब अगर हम देखें तो मैंने यहाँ एक बॉक्स बनाया है जिसके ऊपर एक ग्रीन कलर का मैंने कपड़ा डाला है, उसके अंदर कुछ येलो स्पॉट्स दिख रहे हैं और कुछ ब्राउन। और जो येलो वाला है वो बहुत ऊपर ऊपर है, और जो ब्राउन है वो बहुत अंदर है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ये जो ऊपर ऊपर का है इसे हम सुपरफिशियल बोलते हैं, और जो बहुत अंदर होता है उसे हम डीप बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे स्किन के ऊपरी सतह से अगर हम किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं तो उसे हम सुपरफिशियल बोलेंगे, और अगर उसकी गहराई में चले गए तो उसे हम डीप बोलेंगे। अब इसके बाद में जो अगला एनाटॉमिकल टर्म आता है वो आता है एपिसिलैटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल। तो ये क्या होता है, तो अगर आप मान लो कि ये हाथ और ये पैर, ये दोनों बॉडी के एक तरफ है, तो इसे हम बोलेंगे एपिसिलेटरल, दैट इज़ दिस स्ट्रक्चर आर ऑन द सेम साइड ऑफ बॉडी। और वहीं अगर मैं यहाँ पे इस हाथ और इस हाथ की बात करूँ, तो ये बॉडी के अपोजिट साइड पे हो गए ना, तो ये हमारा बन गया कॉन्ट्रालैटरल। तो एक सेम साइड है और एक अपोजिट साइड है, तो ये जो टर्म्स है इससे हमें फ्रेंडली हो जाना है। फिर इसके बाद में आ जाता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो जो हमारा रूट है उससे अगर आप क्लोज जाए तो वो प्रॉक्सिमल, और अगर हमारे रूट से आप दूर जाए तो वो डिस्टल हो जाता है। फिर इसके बाद में सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमें पाम का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, तो यहाँ पे अगर हमारा पाम फ्रंट फेस्ड है तो हम इसे बोलेंगे पाल्मर, और अगर वही उल्टा हो जाए तो इसे हम बोलेंगे डॉर्सल। तो ये ऐसे दो टर्म्स हमारे हाथ में आ गए। तो यानी कि अगर आप मान लो कि आप अब किसी से कोई चीज़ मांग रहे हो तो आप पाल्मर ही मांगोगे, और किसी को कोई चीज़ दोगे तो डॉर्सल ही दोगे। ऐसे आपको ये चीज़ें याद रह सकती है। अब हम आगे जाते हैं और ये देखते हैं कि बॉडी की मूवमेंट्स कैसी होती है। तो अब यहाँ पे हम बार बार देखते हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, और कहीं ना कहीं जब बोलते तो टीचर के सामने हम कुछ ना कुछ इसका मीनिंग भी बना ही लेते हैं। पर रियल लाइफ में क्या होता है फ्लेक्शन, क्या होता है एक्सटेंशन, चलो सोचते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ
कि आपने जो ये अपना फ़ोन उठा के देख रहे हो, तो आपने अपने हाथ को जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन पे फ़ोन को रख के उठा के आप फ़ोन देखने लग गए, तो आपने उसको फ्लेक्स किया है। और उसके बाद में यहाँ पे आपने फ्लेक्शन कर दिया अपने हाथ को, और वापस अगर उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ले गए तो एक्सटेंशन कर दिया। तो ये बेसिकली क्या किया आपने, तो आपने बॉडी के दो सरफेसेस को क्लोज लिया है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लेक्शन। तो आप देखोगे कि जो आपका मसल्स वाला पार्ट था, अपना फोर आर्म और जो आर्म था, इन दोनों को आपने जब कंबाइन कर दिया साथ में, यानी कि यहाँ पे मैं बताऊँ तो ये और ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप कंबाइन करके फ्लेक्स कर सकते हो साथ में, तो इसे हम बोलते हैं फ्लेक्शन। फिर आता है एक्सटेंशन, जिसमें आप उसको वापस नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में लेके आ जाओ, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटेंशन। फिर इसके बाद में आ जाता है एबडक्शन और एडक्शन। तो अगर आप अपने बॉडी से अपने किसी पार्ट को दूर लेके जा रहे हो, तो आप उसे बोलोगे एबडक्शन, ABD वाला, और वापस अगर क्लोज लेके आओगे तो वो होगा एडक्शन। इसके बाद में हम देख रहे हैं मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। तो अब ये हम कैसे करते हैं, तो आप देख रहे हो जो इमेज मैंने आपको सामने बना के रखी है, तो अगर आप अपने आर्म को सीधा रख के अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ऑल इज़ वेल बोलोगे, तो उस समय आपने अपने आर्म का मीडियल रोटेशन किया है, और वापस ऑल इज़ वेल बोल के नॉर्मल हो गए और वापस आ गए कि एनाटॉमी तो ईजी सब्जेक्ट है, तो आप वापस नॉर्मल आ गए, तो आपने नॉर्मल आने के लिए लैटरल रोटेशन किया। फिर इसके बाद में हाँ, इसके बाद में सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। तो सुपाइनेशन और प्रोनेशन बिल्कुल हमारे इस इमेज में जिस तरीके से हमने सुपाइन और प्रोन पोजीशन बताई, इसी पोजीशन में होता है। यानी कि आपका हाथ, अगर आपका पाम जो रहेगा वो अपवर्ड प्लेस रहेगा या फॉरवर्ड प्लेस रहेगा, तो हम उसे सुपाइनेट बोलते हैं, और अगर आपका हाथ जो रहेगा वो बैकवर्ड या डाउनवर्ड प्लेस रहेगा, तो उसे प्रोनेट बोलते हैं। अब यार, इसको ऐसे समझ लो कि आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को ताली मार दो, तो जब आप ताली मारने की शुरुआत कर रहे थे तो आपका हाथ सुपाइन था, जब आपने उसको दूसरे हाथ पे मारा तो आपने अपने हाथ को प्रोन कर दिया, और अब वापस उसको वहाँ पे लेके आए तो आपने उसको फिर से सुपाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमने सब कुछ समझ लिया। इसके बाद में एक मोशन होता है ओपोजिशन ऑफ थंब। अब क्या होता है कि जब हम उंगलियों से मैच करते हैं, तो हम क्या करते हैं, थंब को बाकी फिंगर के टिप्स पे लेके जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अपोजिशन ऑफ थंब। तो इस तरीके से हम अपर लिम्ब में अलग अलग मूवमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं। वैसे ये हम लोअर लिम्ब में भी अलग अलग मूवमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, जैसे हमने फ्लेक्शन ऑफ थाई, एक्सटेंशन ऑफ थाई। अब जब मैं बोल रहा हूँ, तो आप इन मूवमेंट्स को कर भी सकते हो, और इमेजिन तो 100% कर सकते हो। फिर फ्लेक्शन ऑफ नी, एक्सटेंशन ऑफ नी। पर इसके अलावा कुछ स्पेशल मूवमेंट्स भी होती है जो नी करती, मतलब हमारा लोअर लिम्ब करता है। एक है इन्वर्जन और एक है इवर्जन, एक है डॉर्सीफ्लेक्शन और एक है प्लांटर फ्लेक्शन। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले इन्वर्जन ऑफ फुट। तो यहाँ पे जो मीडियल बॉर्डर होती है, आप उससे अगर अपने फुट को रेस करो, तो आप बनाओगे इन्वर्जन ऑफ फुट, और अगर आप अपने लैटरल बॉर्डर से फुट को रेस करो तो वो बनेगा इवर्जन ऑफ फुट। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, तो समझते हैं। इसके लिए हम ये भाई को ले लेते हैं। तो अब ये और ये दोनों क्या है, तो आप देख रहे हो, सपोज़ यहाँ पे जो एरो इंडिकेट कर रहा है ग्रीन कलर का, वो मिड लाइन से बहुत पास है, तो वो हमारा मीडियल बॉर्डर। और जो रेड कलर से एरो इंडिकेट कर रहा है, वो हमारे मिड लाइन से दूर है कंपैरेटिवली, किससे, जो ग्रीन लाइन के पास है, तो वो हमारा बन गया लैटरल बॉर्डर। तो अब अगर आप अपने फुट को मीडियल बॉर्डर की तरफ उठाओ, तो आप करोगे इन्वर्जन, और अगर आप लैटरल बॉर्डर की तरफ उठाओ तो बनेगा इवर्जन। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये डॉर्सीफ्लेक्शन क्या है और प्लांटर फ्लेक्शन क्या है। तो जो आपका डॉर्सम ऑफ फुट है, यानी जो पैर का जो तल है, उसको आप अगर ऊपर की तरफ उठाओ तो बनेगा डॉर्सीफ्लेक्शन, और नीचे की तरफ उठाओ, नीचे की तरफ ले जाओ, तो वो बनेगा आपका प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये तरह का मूवमेंट हमको फुट देता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो हम जैसे जैसे आएंगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, जहाँ पे मैंडिबल अलग अलग तरह का मोशन और मूवमेंट दिखाता है। तो अब हमने देख लिया कि हमने शरीर जान लिया, शरीर के पार्ट्स जान लिए, हमने ये जान लिया कि किस किस तरीके से इंसान ने उन शरीर को समझने की कोशिश की। उसके बाद में हमने उन एक लिविंग बॉडी को कैसे समझा जाए वो भी जान लिया, उस लिविंग बॉडी के पार्ट्स कैसे किए जाए बाय द प्लेन्स वो भी हमने समझ लिया। अब हमने उसके अंदर जो मूवमेंट्स हो रही है, क्योंकि हम एक इंसान को चलता फिरता या मूव करता हुआ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उसके मूवमेंट्स को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि इन मूवमेंट्स के पीछे किस महारथी का हाथ है। तो वो आ जाते हैं हमारे मसल्स। मसल्स जो होते हैं हमारे बोन्स में मूवमेंट लाते हैं। तो मसल्स जो हैं वो, उनके अंदर के पार्ट्स क्या हैं, वो कैसे मूवमेंट्स लाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले मसल शब्द के साथ हमारा जब भी नाम आता है तो हमारे माइंड में वर्ड्स आते हैं जैसे ओरिजिन, इंसर्शन, फिर इसकी बेली, टेंडन, एपोन्यूरोसिस, फिर रेफ और लिगामेंट्स। तो ये सब क्या होता है? तो ओरिजिन उस पार्ट को बोला जाता है मसल का जो रिलेटिवली फिक्स्ड है। अब मैंने यहाँ कहा रिलेटिवली फिक्स, मतलब किसी के कंपैरिजन में फिक्स है। तो वो कौन है जिसके कंपैरिजन में फिक्स है? तो वो है इंसर्शन। इंसर्शन वो पार्ट है जो रिलेटिवली मूव करता है। अब यहाँ फिर रिलेटिव बोल दिया मैंने, तो ये कौन है जिसके कंपेयर में रिलेटिवली मूव करता है? तो वो है ओरिजिन। तो यानी ओरिजिन जो रहता है वो फिक्स्ड है और जो इंसर्शन है वो मूव करता है। तो ये हमेशा वैलिड है क्या कि मसल का जो ओरिजिन होगा वही फिक्स होगा और इंसर्शन ही मूव करेगा? यानी कभी कभार तो ओरिजिन से भी मूव हो जाएगा ना किसी तनाव के कारण। तो येस, दिस टर्म आर इंटरचेंजेबल, ये बीडीसी में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में बेली। तो मसल का वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा फ्लैशी या कॉन्ट्रेक्टाइल हो उसे हम बोलेंगे बेली। जैसे कि हम इस मसल की बात करें तो यहाँ ये पार्ट जो रहेगा इसका बेली रहेगा। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेस इसीलिए कर रहा हूँ इस वर्ड पे, क्योंकि अगर आपको किसी मसल की मूवमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझना है और आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो आप एक काम कीजिए, जस्ट इस मसल के ऊपर जो ये बेली है इसके ऊपर रस्सी बांध दीजिए और इसे खींचने की कोशिश कीजिए इमेजिनेशन में। तो आप खींच के देखेंगे कि ये बोन को एक पर्टिकुलर एंगल पे उठा रहा है। आप जिस जिस तरीके से खींच सकते खींचिए, जितने डायरेक्शंस में, तो आपको आपका बोन लगभग उन्हीं डायरेक्शंस की मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल हर साइंस को इंसान अपने दिमाग से समझ सकता है। अब यहाँ पे जब इंसर्शन होता है तो इंसर्शन दो तरीके से होता है, एक टेंडेंस के रूप में, एक एपोनेरोसिस। यानी कि या तो रस्सी जैसा है तो रस्सी जैसा पार्ट आके किसी बोन के पार्ट को चिपक जाएगा तो वो टेंडन, और एक चद्दर जैसे या एक रुमाल जैसे पतला होकर अगर वो चिपका तो वो बना एपोनेव्रोसिस। फिर इसके बाद में अगर मान लो यार समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, मतलब रस्सी भी दिख रही है और हैंडकरचिप जैसा पतला भी दिख रहा है, तो हम उसे रेफ बोल देते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं? तो लिगामेंट्स एक फाइब्रस इनइलास्टिक बैंड है, इनइलास्टिक बैंड है जो दो मसल्स के बीच में जॉइंट्स में दो मसल्स को जोड़ती है और जॉइंट फॉर्म करती है। तो ठीक है, हमने इतनी बातें मसल के बारे में जान ली। अब इसके बाद में आ जाता है कि जो ब्लड वेसल्स जो हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि दो तरह की मेन ब्लड वेसल होती है, आर्टरी और वेन, हम जानते हैं। और अगर किसी फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पूछ ले तो वो भी बता देगा कि आर्टरी इज़ द वन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब यहाँ पे एक्सेप्शन किसका आता है? दो, एक पल्मोनरी और एक अम्बाइकल आर्टरी का, क्योंकि ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दिस इज़ द लेवल जो हमको पता है इसे। फिर इसके बाद में आ जाता है कि जो जो आर्टरीज़ हैं वो आगे जाके ब्रांचेस में स्प्लिट होती है, जैसे कि पेड़ की ब्रांचेस होती है, तो इसे हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, यानी छोटी छोटी आर्टरीज। फिर इसके बाद में आ जाता है वेन्स। तो वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। एक्सेप्शन कहाँ आ गया? पल्मोनरी एंड अम्बाइकल वेन, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब जो वेन है वो जब साइंटिस्ट लोगों ने देखी तो जैसे आर्टरीज वो पेड़ की ब्रांचेस दिख रही थी, तो वेन हमको एक नदी के अलग अलग ब्रांचेस दिख रहे थे जिसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो वेन की ट्रिब्यूटरीज या वेन्यूल्स जिसे कहेंगे हम। फिर इसके बाद में जो वेन होती है वो यूनी डायरेक्शन ब्लड फ्लो को ही अलाउड करती है, क्योंकि इसमें वाल्व्स होती है। अब एक और टर्म है जिसे कि हम कहते हैं वेना कॉमेटेंस। वेना कॉमेटेंस यानी कि एक मीडियम साइज आर्टरी के बगल में
से अगर 2 वेन्स जा रही है पैरेलल उसके, तो उसे हम बोलते हैं ये वेना कॉमिटेंस है। अब एक के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो कहीं तो आके एक होंगे। तो ऐसी जगह को हम बोलेंगे कैपिलरीज, यहाँ पे आर्टरीज और वेन कनेक्ट होती है एक दूसरे से। आर्टरीज और वेन कहने की जगह कहना चाहिए आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स, क्योंकि इनके छोटे भाई बहन एक होते हैं, बड़े नहीं। फिर इसके बाद में आ जाता है साइनोसॉइड्स। अब साइनोसॉइड्स ये है, साइनोसॉइड्स क्या है? दे आर द लार्ज इरेगुलर वेस्कुलर स्पेसेस जो ऑर्गन्स के बीच बीच में होते हैं। ये बड़े और इरेगुलर वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं। और फिर द लास्ट टर्म इज एनास्टोमोसिस। सो एनास्टोमोसिस यानी कि जो हमारी एक पोस्ट कैपिलरी और जो एक प्री कैपिलरी है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन या कम्युनिकेशन जुड़ जाए। यानी एक वेन कहीं और से आ रही है, एक वेन कहीं और से आ रही है, आके वो जुड़ जाए, तो उस इंटर कम्युनिकेशन को हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो अब हमने एनाटॉमी के बेसिक टर्म्स और जो बेसिक रेगुलर यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं उनसे फ्रेंडली हो गए, यानी हमने उसकी ABCD को सीख लिया है। अब हम अगले लेक्चर में अपर लिम्ब को शुरू करेंगे और अपर लिम्ब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या है अपर लिम्ब, कैसे फंक्शन करता है, कैसा उसका रोल है। पर इससे पहले एट द एंड हम बॉडी के एक बार सारे सिस्टम्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हम सांस ले रहे हैं इस समय, वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की मदद से है, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। फिर आता है आर्टिकुलर सिस्टम, जिसमें हमारे कार्टिलेजेस और फाइब्रस लिगामेंट्स होते हैं जो जॉइंट्स बनाने में बेसिकली हमारी मदद करते हैं। फिर आ जाता है मस्कुलर सिस्टम, जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें उनके सिस्टम को समझता है। तो इसमें बेसिकली हम जो लोकोमोशन, जो आप मूवमेंट कर रहे हो, ये सारा का सारा मस्कुलर सिस्टम की वजह से हो रहा है। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका आपको पता है कि ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें इसका अपना एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ सप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद में आता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारा बोन्स आ जाता है। ये बेसिकली शरीर का ढांचा है। फिर इसके बाद में जो डोमेटिक सिस्टम होता है या डर्मेटोलॉजी जिसे कहते हैं, जो हमारे स्किन और स्किन की कवरिंग को डील करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे जो हम खाते हैं उस खाने को पचाना, उसमें से न्यूट्रिएंट लेना और उसको एलिमिनेट करने से डील करता है। फिर उसके बाद में यूरिनरी सिस्टम, जो हमारे लिक्विड वेस्ट होते हैं उसको एक्सक्रीट करने के काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको, फिर स्पर्म एंड ओवम प्रोडक्शन को डेवलप करने में हेल्प करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसमें। फिर स्पेशल सेंसेस का एक सिस्टम होता है जिसमें हम 5 सेंस ऑर्गन्स को डील करते हैं और इसके लिए अलग से फील्ड भी बनी है। इफ़ यू नोटिस ENT है जो स्पेशल सेंसेस को डील कर रही है। फिर आई के लिए ऑप्थेल्मिक है। फिर उसके बाद में टंग एंड टीथ के लिए हमने डेंटिस्ट्री पूरी की पूरी ब्रांच बना रखी है। फिर ब्रेन को डील करने के लिए नर्वस सिस्टम या न्यूरोलॉजी बना है। तो इस तरीके से हमारे अंदर अप्लाइड पार्ट के अंदर हमने काफ़ी सारे सिस्टम्स को डेवलप कर दिया है, जिसको हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। होप आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी आपने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया होगा और इस सब्जेक्ट को लेके एक नए दृष्टिकोण को डेवलप किया होगा। थैंक यू।